So, today let us start with our presentation of organic chemistry, that is on amines. Amines basically क्या होते हैं? Amines basically organic compounds होते हैं which are made up of nitrogen as an heteroatom. Organic compound होते हैं. amines को हम basically अमोनिया के derivatives के रूप में जानते हैं. अमोनिया से जब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है तो अलग अलग तरह के अमीन्स बनते हैं. एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ तो मिथाइल अमीन, सॉरी प्राइमरी अमीन. दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ तो सेकेंडरी अमीन. तीन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ तो टर्शरी अमीन. जैसे मिथाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, डाईमिथाइल अमीन एक सेकेंडरी अमीन है, ट्राईमिथाइल अमीन एक टर्शरी अमीन है. फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी. अमीन्स जनरली कैसे होते हैं नेचर में? लिक्विड होते हैं. नेचर में जनरली कैसे होते हैं? लिक्विड नेचर के होते हैं. हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनका डाटा निकाला गया जब NH स्ट्रेचिंग का, तो हमें मिला कि 3300 से 3500 के बीच में इनका हायर स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसीज पाई जाती है. अमीन्स वाटर insoluble होते हैं बिकॉज ऑफ NH bonds. They are not forming hydrogen bond with water but soluble in organic solvents. NH bonds इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए अमीन्स जनरली वाटर में insoluble होते हैं. क्लासिफिकेशन अमीन्स की कैसे करी जा सकती है? तो अमीन्स बेसिकली तीन तरह के बताए: प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन. प्राइमरी अमीन क्या? अमीन which has only one alkyl group attached to the nitrogen. बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड है, या हम ऐसे बोलें कि एक ही हाइड्रोजन उसका रिप्लेस्ड है बाई अल्काइल ग्रुप, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन. ऐसे ही सेकेंडरी अमीन अगर दो ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच्ड हैं नाइट्रोजन से, या बेसिकली दो ग्रुप डायरेक्टली रिप्लेस हुए हैं, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं बाई टू मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली, तो भी ये कह सकता है एक सेकेंडरी अमीन. लाइकवाइज टर्शियरी अमीन जिसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के रिप्लेस, या सॉरी अमोनिया के रिप्लेस हो जाते हैं. अमोनिया के नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं बाई तीन एल्काइल ग्रुप्स. सो दिस इज टर्शियरी अमीन. बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. अमीन्स बेसिकली एक लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं टू ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. बेसिकली जो इलेक्ट्रोफिलिक है, बेसिकली जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या वैकेंट ऑर्बिटल्स रखते हैं. जैसे अगर रिएक्शन आई किसी अमीन की वाटर के साथ, तो सबसे पहले एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, एल्काइल अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और साथ में हाइड्रोक्सिलाइंस रिलीज होंगे. ये हाइड्रोक्सिलाइन रिलीज होना ये दिखाता है कि अमीन बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं. अमीन बेसिक नेचर के होते हैं. ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम अमीन का सोल्यूशन वाटर के अंदर लेते हैं तब फ्री हाइड्रोक्सिलाइंस रिलीज होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि अमीन्स बेसिकली बेसिक नेचर के हैं. अगर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या यूँ कहें कि OH नेगेटिव की वैल्यू या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी सॉल्यूशन के अंदर. और इसके साथ ही क्या होता है, जैसे ही OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, Kb जो होगा वो बढ़ेगा. Kb बढ़ेगा तो pKb घटेगा, बिकॉज इनका इनवर्स रिलेशनशिप चलता है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमोनिया ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एक तो इसने बना लिया फ्री अमीन और दूसरा इसने बना लिया हाइड्रोनियम आयन. बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एक पैटर्न चलता है कि बेसिसिटी कौन ज़्यादा बेसिक कौन कम बेसिक. जितने भी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से तो ज़्यादा बेसिक ही होते हैं. ये चीज़ का तो ध्यान रखना ही होता है. जितने भी अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से तो ज़्यादा ही, एलिफेटिक अमीन्स अमोनिया से तो ज़्यादा बेसिक ही होते हैं. सबसे पहले एक इफेक्ट आता है जो बेसिसिटी को अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम एल्काइलेशन इफेक्ट. ये बोलता है कि कोई भी फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे ऑन नाइट्रोजन एटम, वो बेसिसिटी अमीन की बढ़ा देगा. बेसिकली कैसे बढ़ाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है. अब अगर उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डोनेट करना चाहता है, दैट मीन्स उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करे. अगर इसके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये कम डोनेशन करेगा.
इसी डेंसिटी का कम डोनेशन करेगा अगर इसके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन अगर इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है तो ये खुशी खुशी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज कर देगा टू अदर ग्रुप्स जिनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। बेसिकली जो भी फैक्टर या जो भी ग्रुप या सब्सटीट्यूएंट उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर, वो उस अमीन की बेसिसिटी को भी इन टर्न बढ़ा देगा। अमोनिया सबसे कम बेसिक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं लगा हुआ जो उसकी अमोनिया की जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। एल्काइल ग्रुप्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, तो अगर अमोनिया में अटैच्ड है तो फिर अमोनिया की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जैसे ही अमोनिया की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज उसकी जो एक टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वो इन टर्न इंक्रीज हो गई। इस वजह से उसकी जो बेसिसिटी है अमीन की वो इंक्रीज हो गई। एक सेट पैटर्न देखे हम, एक सिंपल पैटर्न देखें तो हमें यही मालूम होगा कि टर्शियरी अमीन्स में क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं तो एक एल्काइल ग्रुप का कुछ रिलीजिंग पावर होती है, तो 3 एल्काइल ग्रुप्स की तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिलीजिंग पावर होगी। तो सबसे ज़्यादा तो टर्शियरी अमीन बेसिक हमें लगते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे लास्ट में अमोनिया ही लगता है हमको। सब्सटीट्यूएंट इफेक्ट बेसिकली एक बहुत अलग इफेक्ट होता है। कोई भी फैक्टर जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाए उसको हम यही कंसिडर करेंगे कि वो उसकी बेसिसिटी को भी घटाएगा। जैसे अमीन कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कोई अमीन है और उसके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्वतः ही क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कार्बन इज sp2 और sp हाइब्रिड, लेकिन अगर कार्बन जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है इन दैट अमीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग है या उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो फिर उस अमीन की जो बेसिसिटी होगी वो भी अलग होगी। कैसे? देखो, अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका मतलब कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा नाइट्रोजन से। इसका मतलब कार्बन काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। s ऑर्बिटल चूँकि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है तो वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आएँ और वो स्टेबल हों, ताकि न्यूक्लियस का जो पूरा इंटरेक्शन है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़े और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेबिलिटी मिले। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो भाग रहे हैं उनको कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अपनी तरफ खींच के और उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो रिएक्टिविटी उस अमीन की ख़त्म हो जाती है। जैसे इमीन है, इमीन के अंदर साइनाइड है, साइनाइड के अंदर sp है, इमीन के अंदर sp2 है। sp से sp2 क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। हालांकि sp3 से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है sp2, बट sp से कम होता है। तो लाइकवाइज ये ऑर्डर हमारा यहाँ पर चल जाएगा। प्रेपरेशन, हम अमीन्स को कैसे बना सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम अमीन को बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारे सिलेबस में टिपिकल मेथड्स हैं जिनसे हम अमीन को बनाते हैं। उसमें से कुछ मेथड हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ताकि उस अमीन को हम बना पाएँ। कुछ मेथड ऐसे हैं जो हम लेबोरेटरी में यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कमर्शियल प्रिपरेशन करानी होगी, क्योंकि वो कमर्शियली ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उस मेथड को लैब में वो इतना फिजिबल नहीं होता। और कुछ रिएक्शंस इसमें ऐसी हैं जिसमें एक पर्टिकुलर तरह का ही अमीन बन सकता है, जैसे अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग अमीन ही बन सकता है। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं, या एलिफेटिक अमीन ही बन सकता है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं, कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एराइल अमीन्स ही बन सकते हैं, अल्काइल अमीन्स नहीं बन सकते। तो मोटा मोटी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स यहाँ पर गिवन है, जैसे अल्काइल हैलाइड से थैलिमाइड मेथड, नाइट्रोएल्केन्स, नाइट्राइल्स, ऑक्सीम्स, आइसोनाइट्राइल्स, अमाइड्स, इन सब की रिडक्शन से। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्टिव एमिनेशन से, और फिर एल्काइल एजाइड से। देखिए, इसमें सबसे पहला ये रिएक्शन आती है कि एल्काइल हैलाइड को जब हम अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास अमीन बनता है। इसका सिंपली रीज़न ये है कि जब हम किसी एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के अंदर मिलाते हैं और ये कंप्लीट जो सोल्यूशन है ये हम इथेनॉल के अंदर लेते हैं, तो सिंपली हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो जाती है। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और बेसिकली सब्सटीट्यूशन ही हो जाती है, और ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट कर देता है एज HBr, या
HX या कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, जब हमने इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो इथाइलमीन हमारे पास बन गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थी। क्योंकि ब्रोमीन उससे अटैच था, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की कम हो रखी है, क्योंकि उसके पास ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अमोनिया के पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड करके और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड भी बन सकता है। दूसरी बात, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड काफ़ी स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, क्योंकि ब्रोमीन एक बड़ा आइटम है, कार्बन एक छोटा आइटम है कंपैरेटिवली, तो उनका बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा। तो एक टेंडेंसी ही होती है रिएक्शन की कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की डायरेक्शन में रिएक्शन जाए, तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए वो बनता भी है। सेकेंड मेथड आता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब ये मेथड मैंने जैसे पहले बताया था, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का अमीन बन सकता है, तो ये वही मेथड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक अमीन्स ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एरोमेटिक अमीन्स हम इसमें प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर? होता है इसके अंदर ये है कि एक थैलेमाइड नाम का कंपाउंड हम लेते हैं। थैलेमाइड बेसिकली कुछ नहीं होता, बेंजीन के ऊपर दो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप्स आपस में अटैच होते हैं। जब उनकी रिएक्शन हम यूरिया से कराते हैं, तो हमारे पास थैलेमाइड कंपाउंड बनता है। अब ध्यान देने होगी यहाँ पर बात ये है कि थैलेमाइड एक कंपाउंड है। इस थैलेमाइड की रिएक्शन जब हम किसी भी अल्कलाई से कराते हैं, अल्कलाई मीन्स किसी भी बेस से कराते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस पर्टिकुलर थैलेमाइड का सॉल्ट बनता है। उस पर्टिकुलर थैलेमाइड का सॉल्ट, जैसे हमने पोटेशियम लिया तो पोटेशियम थैलेमाइड, सोडियम लिया तो सोडियम थैलेमाइड। अच्छा, उसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं इथाइल क्लोराइड या सिंपली किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में। अच्छा, अल्काइल हैलाइड ऐसा होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड ऐसा होना चाहिए कि जब नाइट्रोजन की रिएक्शन थैलेमाइड की रिएक्शन हो, थैलेमाइड की रिएक्शन होगी तो इसमें रिएक्शन कौन करेगा, इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। इसमें रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि उसके ऊपर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो जो अपना पोटेशियम थैलेमाइड है, ये थैलेमाइड अपना किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये अपना एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और यहाँ से इसको हटा देगा। तो जैसे ये रिएक्शन हुई, हमारे पास ये फॉर्म हो गया, ये फाइनली हमारे पास फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की जब क्या करते हैं, इस कंपाउंड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होता है। फाइनली बताया मैंने ये। एरोमेटिक अमीन्स हम इसमें इसीलिए नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स के केस में जो ये बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड, ये कार्बन और हेलोजन वाला जो बॉन्ड होता है, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना इजी नहीं होता, तो इसीलिए हम ये रिएक्शन किसी एरोमेटिक अमीन को बनाने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे पास एक रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन हमारे पास जनरली आती है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स का रिडक्शन बोले तो, जैसे ये नाइट्रो इथेन हमने लिया कोई भी, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई। हाइड्रोजन क्या है, एक
रिड्यूसिंग एजेंट। प्लेटिनम मेटल हमने लिया कैटलिस्ट के रूप में, तो हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो गया और वाटर हमारे पास यहाँ पर निकल गया। इसने किया क्या होगा, इसने इस नाइट्रो कंपाउंड की, जो ये नाइट्रो कंपाउंड प्रेजेंट है, इसकी इसने क्या करा दी होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन करा दी, इस हाइड्रोजन ने करा दी, इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड भी अगेन रिडक्शन ही है, लेकिन इस बार किसकी रिडक्शन है, इस बार रिडक्शन है नाइट्राइल्स की। ये देखिए ये इथाइल साइनाइड है, ये साइनाइड जो है, ये साइनाइड की रिडक्शन अब ये हाइड्रोजन कराएगा। और साइनाइड चूँकि 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये रिडक्शन इतनी ईजी नहीं होती, इसके लिए हमें काफ़ी सारी हाइड्रोजन लेनी पड़ती है। इसके बाद जब ये रिडक्शन प्रोसेस होती है तो CH2 और NH2 ग्रुप ये हमारे पास यहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है ये असेंडिंग सीरीज की रिएक्शन हम बोल सकते हैं। असेंडिंग सीरीज, क्योंकि इसमें हम एक कार्बन को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको असेंडिंग द सीरीज भी रिएक्शन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीम्स। अच्छा, ऑक्सीम्स क्या होते हैं? ऑक्सीम्स बेसिकली कंपाउंड, वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ये लिंकेज प्रेजेंट होती है। ऐसे सभी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीम्स, जिनके अंदर ये लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये लिंकेज देखिए यहाँ पर प्रेजेंट रही। हाइड्रोजन का जब इससे भी रिडक्शन होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये सही, ये ऐसी ही है जैसे पिछली रिएक्शंस थी, यहाँ पे अभी फिर से इसकी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये टिपिकली क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम। रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। आइसोनाइट्राइल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम और होता है इसका, आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स, या और इसका एक नाम होता है, सुनिए जरा, और इसका एक नाम होता है कार्बाइलमीन्स। कार्बाइलमीन्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे नाम इसके होते हैं। बेसिकली इथाइल साइनाइड है, इस पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C से कनेक्टेड होता है, और कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह की लिंकेज होती है इसके अंदर। इसका और इसका सेपरेटली क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये होल कंपाउंड जो होगा ये रिड्यूस होके और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कंपाउंड आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब एक रिएक्शन आती है, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो जैसे हमने नाइट्राइल्स का देखा, आइसोसाइनाइड का देखा, ऐसे कमाइड भी होते हैं कंपाउंड जिनका रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए इनका देखते हैं। बेसिकली कंपाउंड क्या होते हैं ये, इनके अंदर कैसी लिंकेज प्रेजेंट होती है, C डबल बॉन्ड O NH टाइप लिंकेज प्रेजेंट होती है। ऐसे सभी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अमाइड्स। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, अभी क्या कर देगा, इसको कम्प्लीटली रिड्यूस करा देगा। यहाँ वाला रिडक्शन होगा, उसके बाद इसका रिडक्शन होगा। बेसिकली वही है कि कार्बन तो सेम रहेंगे इसमें, ये चीज़ का ध्यान रखा जाए, कार्बन जो है सेम रहेंगे। इसका रिडक्शन होगा कम्प्लीटली, इसमें चेंज हो जाएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। रिएक्टिव अमीनेशन, सॉरी रिडक्टिव एमिनेशन।
रिडक्टिव एमिनेशन, यानी कि अमीन भी हम ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली अमीन नहीं, अमोनिया ऐड करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं जनरली हाइड्रोजन को, और एल्डिहाइड और कीटोन की ये रिएक्शन होती है। इसमें प्राइमरी अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमोनिया विद निकल और प्लेटिनम। ये क्या है, कैटलिस्ट के रूप में निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। ये रिएक्शन होगी और बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन का क्या हो जाएगा इसमें रिडक्शन। ये देखिए, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसका जब इसने रिडक्शन कराया तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इससे यहाँ पर ये रिएक्शन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं हमारे, और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन, एजाइड्स। अब एजाइड्स क्या होते हैं? एजाइड्स बेसिकली देखिए, एजाइड्स ऐसे लिंकेज वाले कंपाउंड होते हैं, एन डबल बॉन्ड एन, ऐसी लिंकेज अगर जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एजाइड। और सोडियम एजाइड, ये तो एक बहुत ही नायाब कंपाउंड होता है। ये बहुत नायाब इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक तो N3 नेगेटिव की फॉर्म में होता है आयन। दूसरा ये, इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की डिकम्पोजिशन से बनाते हैं इस कंपाउंड को, तो एक डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होता है हमारे पास, और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है जिसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रोपियन एल्डिहाइड बेसिकली एक एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम एजाइड से कराते हैं, सोडियम एजाइड में सोडियम प्लस N3 नेगेटिव, ये बेसिकली एक स्पीशीज है। इसकी रिएक्शन जब हमने इस प्रोपेन एल्डिहाइड से कराई तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, ये एक एजाइड के रूप में फॉर्म हो गया। इस पर्टिकुलर एजाइड की जब हमने रिएक्शन कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शन करके कम्प्लीटली क्या बना देगा, प्रोपाइल अमीन या प्रोपेन अमीन, किसी भी इसका हम यहाँ नाम लिख सकते हैं, और N2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगी बिकॉज ये एक बहुत स्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए इसकी टेंडेंसी होती है रिएक्शन की कि नाइट्रोजन को रिलीज कर दे। देन आएगी हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमीन्स। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बेसिकली किसी भी अमाइड की रिएक्शन हम किसी भी हैलोजन से कराते हैं। जनरली हैलोजन किसी भी नहीं, 2 ही हैलोजन हम लेते हैं यहाँ पर, ब्रोमीन ब्रोमीन या फिर एक हैलोजन होता है क्लोरीन। इसी की रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और बेस कौन से लेते हैं हम? बेस हम 2 ही लेते हैं, NaOH लेंगे या तो हम, या KOH लेंगे। यही अल्कलाई लेते हैं, एक तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 टाइप की, हम किसी भी इसमें से एक अल्कलाई आप ले सकते हो। रिएक्शन होगी, प्रोपियोनामाइड बेसिकली एक अमाइड है, इससे जब रिएक्शन होगी तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक इथाइलमीन। ये जो C डबल बॉन्ड O लिंकेज है, ये यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O लिंकेज जो है, ये C डबल बॉन्ड O लिंकेज यहाँ से गायब हो जाएगी इस रिएक्शन के अंदर। तो गायब होके सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है ये बस इसके साथ अटैच हो जाएगा सिंपली। C डबल बॉन्ड O लिंकेज यहाँ से क्या हो जाएगी, गायब। ये हमारी पर्टिकुलर ये टिपिकल रिएक्शन होती है। अच्छा, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम होता है इसाइल नाइट्रीन। अब ये इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास इंटरमीडिएट है। इसाइल नाइट्रीन की वजह से ही ये रिएक्शन होती है। इसाइल नाइट्रीन किस तरह के कंपाउंड होते हैं इसाइल नाइट्रीन्स?
R C डबल बॉन्ड O और N। इन टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एसाइल नाइट्रीन। इसमें नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होती है कंप्लीटली होती है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि नाइट्रोजन भी क्या होता है? न्यूट्रल स्टेट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एसाइल नाइट्रीन करके एक बनती है हमारे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट। सेकंड या 11th रिएक्शन आती है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या होती है? प्रोपेनॉइल या कोई भी इथेनॉइल या कोई भी बेसिकली एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड हम लेते हैं। एसाइल हैलाइड जनरली ये लिंकेज होती है। अब ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये एक्सेलोजन, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता। ये रिएक्शन हुई, क्लोरीन जो था वो बेसिकली किससे कन्वर्ट हो गया? ये जो ग्रुप है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इस N3 नेगेटिव लिंकेज से। ये जो हमारी लिंकेज है इससे रिएक्शन हुई, रिएक्शन हो गया, हमारे पास फाइनली क्या बन गया? अगेन इथाइलमीन। इथाइलमीन मीन्स एक प्राइमरी अमीन, ये इसका प्रोडक्ट होता है। लास्ट में रिएक्शन में बनना ही ये होता है। और CO2 ये सभी तो क्या होते हैं? इसके बाई प्रोडक्ट्स। अच्छा, इनकी रिएक्शन क्या होती है, कैसी कैसी होती है? कुछ टिपिकल रिएक्शंस होती हैं इसकी, ये वाली, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। साल्ट फॉर्मेशन, सबसे पहले तो देखेंगे साल्ट फॉर्मेशन करके एक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? बेसिकली अमीन्स जो होते हैं, अमीन्स बिकॉज बेसिक नेचर के होते हैं, लोन पेयर होता है इनके पास, तो ये अपनी लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाता है और बेसिकली हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ये एक आयनिक नेचर के कंपाउंड होते हैं, तो इसलिए हम इनको सॉल्ट की कैटेगरी में ही देते हैं। ये वाटर के अंदर काफ़ी सॉल्युबल होते हैं। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन अगेन वही, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन है तो वही रिएक्शन ही हमारी दिखाते हैं। फाइनली देखिए हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज़ का ध्यान होना होता है कि अगर आपने अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया तो फिर एक्सेस में ही रिएक्शन जाएगी। पहले अल्काइल हैलाइड एक जो मॉलिक्यूल है अमोनिया का, सॉरी अमीन का, वो अटैच करवा देगा, उसके बाद फर्दर रिएक्शन जाएगी द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड से, दो दो अल्काइल ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद फाइनल रिएक्शन, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मीन्स इस तरह के कंपाउंड। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 4 जो ग्रुप्स हैं वो लगे होते हैं, 4 अल्काइल ग्रुप्स, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और उसको बैलेंस करने के लिए हैलोजन हमारे यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद एक रिएक्शन आती है एसाइल क्लोराइड से। अब एसाइल क्लोराइड से जो रिएक्शन होती है ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इस क्लोरीन की, इस हेलोजन की, बेसिकली इस ग्रुप की लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट। जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट ये रिएक्शन शो करेगा। अमीन्स क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं तो इसके ऊपर एक्ट करते हैं। ये यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होता है, बॉन्ड शिफ्ट होते ही क्लोरीन का यहाँ से जाना होता है और इसका अटैचमेंट यहाँ पर हो जाता है। फिर लास्ट में एक रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। बेसिकली बनता कैसे है ये NaNO2? सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं और ये टिपिकल रिएक्शन होती है तो इसलिए इसको कूल कंडीशंस में ही कराया जाता है।
नॉट इन द लेबोरेटरी कंडीशंस। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है इस रिएक्शन के अंदर, और NaCl बनता है सॉल्ट, एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं HNO2। ये होता है बेसिकली नाइट्रस एसिड, ये है बेसिकली नाइट्रस एसिड। तो अगर ऐसे लिखा मिले तो इसका मतलब सिंपली ये है कि HNO2 का ही बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब HNO2 जो रिएक्शन होती है HNO2 के साथ, वो एक टिपिकल रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन इसमें सिंपली क्या होता है, ये अमीन होता है, इसकी रिएक्शन जब इस मिक्सचर से कराई जाएगी तो हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बनते हैं। अब एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट क्योंकि अनस्टेबल होते हैं तो इसीलिए इमीडिएटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अल्कोहल वगैरह के अंदर। तो इसलिए हम इसकी रिएक्शन को तो टिपिकली नहीं पढ़ते क्योंकि ये बेसिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने के कारण ये फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल के अंदर, प्लस कुछ अमीन्स के अंदर, प्लस एल्काइल हैलाइड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका नेचर होता है। फिफ्थ रिएक्शन आती है रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस कंपाउंड का, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन रिंग अटैच्ड होती है और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, सल्फोनिक क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब आती है तो ये बेसिकली क्या फॉर्म करता है, एक एन एल्काइल सल्फोनामाइड, इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है। ये क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये अमीन्स के डिटेक्शन में रोल प्ले करते हैं कि ये पर्टिकुलर अमीन है कौन सा, इस तरह का, इसको इसमें ये रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, सेकेंडरी है टर्शरी है, ये इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं। फिर आता है रिएक्शन, लास्ट वाली रिएक्शन, कार्बाइलअमीन रिएक्शन, या इस रिएक्शन का एक नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। बेसिकली ये मिथाइल अमीन है और CHCl3 हमारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ये होता है हमारा कोई भी अल्कला, अल्कला इसमें लेना पड़ता है, NaOH या KOH, कोई भी अल्कला आप यहाँ पर ले सकते हैं, और हमारे पास कंपाउंड बनते हैं आइसोसाइनाइड। अब ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग लिक्विड कंपाउंड्स होते हैं, तो इसीलिए इनकी टिपिकली जो स्मेल होती है उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर आइसोसाइनाइड बना है। और अगर आइसोसाइनाइड बना है तो इसका मतलब ये सिंपली दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई एक एलिफेटिक कंपाउंड बना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन एलिफेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये रिएक्शन एलिफेटिक एलिफेटिक कंपाउंड से ही रिएक्शन होती है। एलिफेटिक जो अमीन है उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, इन दोनों कंपाउंड के साथ। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीन्स, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमीन्स, इसमें हमें क्या लेना होता है, 0.1 ग्राम सैंपल लेना होता है किसी भी अमीन का, और 5 ml HCl का सॉल्यूशन लेना होता है। 5 ml 10% HCl का क्लियर सॉल्यूशन आए तो हम ये देख लेंगे कि अमीन प्रेजेंट है। दूसरी बात, अगर कार्बाइलअमीन टेस्ट हमने करा के देखा
0.1 ग्राम सैंपल हमने लिया किसका, इस अमीन का, और 2 ड्रॉप हमने लिए क्लोरोफॉर्म के हमारे। अभी सैंपल किसी का भी हो सकता है, हमें जो सैंपल चाहिए। 2 ml अल्कोहलिक एच लिया और फाउल स्मेल दिखा, तो इसका मतलब एक एलिफेटिक अमीन प्रेजेंट है। डाइजोटाइजेशन टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, 0.1 ग्राम का ही सैंपल होता है, HCl और NaNO2 से रिएक्शन करके और 2 नेफ्थोल के अंदर इस रिएक्शन को कराते हैं। रेड कलर आ गया तो समझ लेना टर्शियरी अमीन है, ऑरेंज पीपीटी आए तो समझ लेना कि प्राइमरी अमीन है। अभी ये थे स्ट्रक्चर और यूजेस। अभी ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस, स्ट्रक्चर एंड यूजेस used in manufacturing of fuel additives. Fuel additives. Ethylene diamine basically used in manufacturing of fuel additives, ब्लीच एक्टिवेटर्स, जो ब्लीच एक्टिवेटर्स होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स और क्रोजन इनहिबिटर्स, इसमें यूज़ होता है इथाइलिन डाइमीन का। इथेनॉल अमीन किस में यूज़ होता है, फीड स्टॉक के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, एमल्सीफायर और पॉलिशेस के अंदर। क्रोजन इनहिबिटर्स और केमिकल इंटरमीडिएट्स की यूजेस बता रहे हैं अमीन्स के। एम्फेटामीन्स जो होते हैं वो एक नर्व स्टिमुलेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं। ट्रीट्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD इसको बोलते हैं। रिएक्शन होगी। तो सिंपली हम ये देखेंगे कि अमीन्स की बहुत सारे हमारे पास यूजेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये अमीन्स होते हैं। इनका होना ही केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस को जन्म देता है, बर्थ टेक करता है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, इवन इन आवर डेली लाइफ्स, इवन इन आवर लैब्स, और हमारी जितनी भी जो केमिकल और इक्विपमेंट्स, सॉरी केमिकल हमारे जितने भी बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं अमीन्स का यूज़ होता ही होता है, किसी ना किसी फॉर्म में। बहुत सारे हार्मोन्स के रूप में यूज़ होता है बहुत सारी जगह। इवन अमीन्स का तो यूज़ हमारी बॉडी के अंदर भी होता ही है, बिकॉज अमाइनो एसिड्स एक यूज़ अमीन हो सकता है, क्योंकि अमीन्स ही जब इसके साथ अटैच होते हैं इस अमीनो एसिड के अंदर, तभी ये क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन। तो इसलिए अमीन्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अमीन्स हमारा बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। So this was all about this chapter amines. So this was all about my presentation too. Thank you so much.